अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुशेद, मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, बिलाखिर भारत का गरूर व तकब्बुर खाक में मिल गया और वो भारत के जो 22 अप्रैल से पहलगाम के वाक़े के बाद से मुसलसल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा था और इस दौरान पाकिस्तान बार बार गुफ्तगू की, तहकीकात में ताउन की, हर तरह की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों को नज़रअंदाज करते हुए फिर 7 मई को शब खून मारा। पाकिस्तान के 6 शहरों पे मिसाइल बरसाए गए और कहा यह गया कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाया गया। लेकिन अगले दिन फिर पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया कि 7 माह के बच्चे से लेके ख़वातीन और दीगर बूढ़े और जवान उसमें शहीद हुए। कोई भी दहशतगर्द वहाँ पे देखने को नहीं मिला और भारत फिर यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद अगले दिन गोया कि 8 तारीख और 9 तारीख को पाकिस्तान पे इसराइली साख्ता गोया कि 80 ड्रोन्स भेजे गए जो कि बैक वक्त जासूसी का भी काम कर रहे थे और साथ में एक वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन उनको भी, इस कोशिश को भी पाकिस्तान की अफवाज ने भरपूर तरीके से नाकाम बनाया। और फिर गुज़श्ता रात क्या हुआ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर भारत की जानिब से मिसाइल बरसाए गए। फिर पाकिस्तान को जो बार बार कह रहा था कि UN का चार्टर 51 इस बात की हमें इजाज़त देता है कि हम अपने दिफा में ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर एनफ इज़ एनफ की कहानी ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आज सुबह जवाबी कार्रवाई की और फिर जिस तरह कहा गया कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी। और सिर्फ नाज़रीन 5 घंटों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और बिख़ुसूस पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की कार्रवाई के जिसने पहले मरहले में हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को मफलूज करके रख दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान फ़िज़ाइया के शाहीन गोया के खुलेआम उड़ रहे थे हिंदुस्तान में और जहाँ चाह रहे थे उन अहदाफ को निशाना बना रहे थे। क्या एयर बेसिस, क्या असले के डिपो, फिर हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर थे। और इस दौरान फिर भारत ने वही कुछ किया जो इससे पहले कारगिल के मौके पे 99 में किया और पुलवामा के मौके पे 2019 में किया। गोया कि दुनिया की सुपर ताकत के पीछे जाके छुप गया। वाशिंगटन को कॉल की गई कि हमें रेस्क्यू किया जाए और फिर वहाँ से कॉल अल सुबह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद असद मुनीर को आई कि अब अमेरिका सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है और बेहतर यह है कि एस्केलेशन को ऊपर न ले जाया जाए। और पाकिस्तान जो डे फर्स्ट से ये कह रहा था कि गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल किया जाए, इस पेशकश को, इस गुजारिश को फिर कबूल करने में पाकिस्तान ने ताख़ीर नहीं की और फिर बड़े ही कम वक्त में दोनों ममालिक सीज़ फायर पे आमादा हुए, जिसका इतलाक़ गोया के सहपहर 5:30 बजे से कर दिया गया। और यूँ हम कह सकते हैं कि एक बार फिर अमेरिका ने हिंदुस्तान को रेस्क्यू किया और हिंदुस्तान एक और इबरतनाक शिकस्त से बच गया। लेकिन क्या यहाँ पे जो अनाउंसमेंट आई है वो बड़ी संजीदा है और मुखलिसाना है। गोया कि एक तो हिंदुस्तान ने इस कशीदगी को ख़त्म कर दिया और साथ में एक न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात पर भी आमादा हुआ है। तो क्या हम तसव्वुर करें कि फिर कोई दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होगी, कोई छठी जंग तो नहीं होगी, बल्कि हिंदुस्तान ने अब माजी से सबक सीखे हैं और अब वो आगे पुरअमन हमसाया की तरह बढ़ना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनली पाकिस्तान को ब्लीड कर रहा है उस अमल को भी रोकना चाह रहा है। तो नाज़रीन, आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि भारत के रवैये में तब्दीली कैसे आई और बिलखुसूस जो आलमी ताकत है गोया कि उस मामले में दोबारा संजीदा क्यों होंगे, क्योंकि कल तक तो हम अमेरिका की जानिब से भी सुन रहे थे कि वो इस सारे मामले में नहीं पड़ना चाहता, पाकिस्तान और भारत इस मामले को खुद देखें। तो क्या ऐसा हुआ, क्या पाकिस्तान ने किया और अब मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बनने जा रहा है। अब मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, मतीन हैदर सीनियर सहाफ़ी हैं, अरसे दराज से दिफा के मामलात को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया मतीन आपका। उनके साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आप वज़ीर ममलकत हैं बराए सकाफ़ती विरसा, बहुत शुक्रिया आपका भी। और ऑनरेबल डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब, आप रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सर, पहले मैं पैनल की तरफ आऊँ तो हमारे जो वार जोन में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं, अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे नुमाइंदा इस वक्त मुजफ्फराबाद पे हैं और कंट्रोल लाइन के साथ साथ के इलाकों में पिछले 4-5 रोज़ से वहाँ से हालात बताते रहें। तो अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सीज़ फायर हो गया, अब कंट्रोल लाइन पुरअमन है, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान फ़ौज ने कुछ जगहों पे गोया के कंट्रोल लाइन के उस पार भी कुछ इलाकों को गोया के अपने कंट्रोल में ले लिया है, और मोर इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट अब क्या है, उस हवाले से कुछ बताएँ।
जी बिल्कुल शिराजी साहब, अब से तकरीबन 1 घंटे पहले मैं जिस इलाके से आ रहा था वो लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर वाक़या है। और वहाँ पर हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पे एक कैंप कायम किया था जो एलओसी से 200 और 500 मीटर दूर जो इलाके हैं ताकि उनके लोगों को यहाँ पर बसाया जा सके। तो कुल तकरीबन 300 लोग थे जिसमें से 73 लोगों को यहाँ पर लाया गया था और उनके लिए कैंप कायम किया गया था। तो मुजफ्फराबाद बाग में दिन भर जो है सुबह 4 बजे से दिन के मुख्तलिफ अवकात में गोलाबारी उनकी गोलाबारी जो है वो होती रही। पाकिस्तान के साइड से भी मुसल्लम जवाब दिया जाता रहा, जबकि हिंदुस्तान की जानिब से भी गोलाबारी होती रही। लेकिन यहाँ पर बाग, कोटली और इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में जो सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ जो है वो भी इधर हुई है। तो लोग यहाँ पर बहुत पुरजोश थे। हमने आज दिन भर देखा जो एलओसी के करीबी गाँव हैं वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई और वहाँ पे लोगों ने जो यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान मौजूद हैं उनसे कहा कि हम आपके साथ साथ एलओसी जाना चाहते हैं और हम भी लड़ना चाहते हैं, ताहम उन्होंने इजाज़त नहीं दी। दिन भर रैलियों का सिलसिला जारी रहा, जबकि उसके बाद यहाँ पर ये भी एक परेशानी थी। पाकिस्तान हिंदुस्तान की शीरकी जो है यहाँ पर चाहे खानों में, होटलों में, मार्केटों में, हर जगह इसी पे बात होती रही कि अब क्या जंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब सीज़ फायर का ऐलान हो गया है और यहाँ पर लोगों ने मिठाइयाँ भी तकसीम की, क्योंकि आज दिन में 2 बार मिठाई तकसीम हुई। एक जब तकरीबन 10 से 11 बजे का वक्त दोपहर का, उस वक्त मिठाइयाँ तकसीम हुई जब पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पर स्ट्राइक्स किए। और उसके बाद अब जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों के लोग, दीगर अवाम जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम कर यहाँ पर सेलिब्रेट किया। अच्छा, और इस वक्त हम कह सकते हैं कि आप कंट्रोल लाइन मुकम्मल तौर पे पुरसकून है और लोगों की जो मामूल की ज़िंदगी है वो बहाल हो चुकी है? जी बिल्कुल शिराजी साहब, आज 5 रोज़ से मुसलसल हम आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। तो पहली बार आज मैं रोशनी में जो है वो इन मार्केटों में घूम रहा हूँ। गुज़िश्ता 3 रोज़ से मगरिब के अज़ान से पहले पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद की जाती थी, क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आज जब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है बिजली भी यहाँ अब मार्केटों में है, रौनक भी है। वरना इस वक्त ये मार्केटें जो है वो तकरीबन 6 से 7 बजे के दरमियान मार्केटें बंद हो जाती थी, मुकम्मल सन्नाटा होता था। जबकि इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ अस्पताल जाती थी या जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ थी वो बग़ैर लाइट्स के जो है वो इन मार्केटों में घूमती थी। तो इस वक्त जो है मार्केटों में रौनक वापस आ चुकी है, मार्केट खुले हैं, लोग भी आए हैं, जबकि यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस भी है। तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ पर गोलाबारी जो है वो सुनाई नहीं दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, और आप वापस आ रहे हैं, उम्मीद है खैरियत से आपका सफ़र इस्लामाबाद की जानब गुजरे। बहुत आपने बेहतर से वहाँ से हमें हालात से आगाह किया। इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल ओपिनियन लूँ तो मतीन आप ही की तरफ आता हूँ कि इनफैक्ट कोई कि कल रात से पहले तो पब्लिक सेंटिमेंट भी ये था कि भारत इतना कुछ कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एक तो ये कि स्ट्रेटेजिकली हमने इतना डिले किया, फिर रात में ऐसा क्या हमने मिरेकल कर दिया कि उसके बाद इतनी तेज़ी से सफारतकारी, फिर अगेन सीज़ फायर हो जाना और फिर मुज़ाकरात की राह भी हमवार होना। तो ये बड़ा हैरान कुन है, ये हुआ कैसे ज़रा? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में मदु करने का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी वो बार बार ये कह रही थी कि हम जो है वो कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। NSC में भी हुआ और फिर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी तमाम ब्रीफिंग्स में बार बार ही वो कहते रहे हम लेंगे। लेकिन कल रात को जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुई, जो सफारतकारी हुई, जो सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा आए, फिर अमेरिका की जानिब से मुसलसल मैसेजिंग हो रही थी। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िम उल अमूर जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक थी। बेसिकली कल रात को जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया गया, मिज़ाइल अटैक, वो एक रेड लाइन था। उसके बाद पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, नमाज फजर के ठीक उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया और इतनी टाइट सीक्रेसी थी उसकी, वक्त मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के मिलिट्री बेसिस पे, एयर बेसिस के ऊपर
उसका अटैक किया गया। और मकसद ये था कि एक तो ये कि जो हमने जवाबी कार्रवाई करनी थी वो, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की सलामती शदीद तरीन ख़तरे में पड़ चुकी थी, जो आप पहले हमें आपसे डिस्कस भी हो रहा था। जिस तरीके से एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया, तो प्रिसाइजली मैं ये बताऊंगा, और कुछ और इंतहाई अहम तरीन सेंसिटिव जगह थी जहां हमले होने के मजीद खतरे थे। चूंकि हमें इंटेलिजेंस भी थी, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू लॉन्च दिस ऑपरेशन। और इसमें जो सबसे बड़ी कामयाबी थी शिराजी साहब, जो उनका S-400 जो सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर मैं एक जुमला सिर्फ बताऊंगा कि उसके इन्वेलप के अंदर, उसके हाथे के अंदर जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट दाखिल हो जाता है तो वापसी उसकी नहीं होती। तो ये अमेजिंग करेज है पाकिस्तान एयरफोर्स के उन इंतहाई बहादुर फाइटर पायलट्स की कि वो सिस्टम के अंदर एक नहीं कई एंटर हुए थे। बिल्कुल उसको जब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया तो वो पूरे का पूरा कॉरिडोर जो था वो पाकिस्तान के लिए फिर, और आपको पता है वो 400 किलोमीटर तक की उसकी जो है वो वॉचिंग और मॉनिटरिंग थी। और हमारा कामरा का एयरबेस, हमारे कई पिंडी के एयरबेस उसकी डायरेक्ट रेंज में थे। उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम था, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एज थी। और इसमें आज की कार्रवाई में भी जो हमारे जेब थंडर हैं उनके साथ PL-15 मिसाइलों ने जो काम किया वो अमेजिंग था। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हुज़ैफा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो सफारतकारी की बात हो रही थी तो किसी मरहले पे हम मायूस हो गए थे। पाकिस्तान अगरचे डे फर्स्ट से ये कह रहा था कि हम सफारतकारी को वेलकम भी कर रहे थे और हमने एंगेज भी किया, बट भारत की जानिब से बड़ा एक मनफी रवैया था। तो हमें लगा कि सफारतकारी अब काम नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि डिसाइसिव फोर्स इंडिया को डायलॉग टेबल पे ले आने की वो हरबी हमारी कुव्वत थी जिसने मजबूर किया, या अगेन आप समझते हैं कि सफारतकारी ने भी अपना काम किया है? जी, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पर जब इंडिया ने ये सारी एपिसोड कर ली थी, राफेल उनका जो मैं समझता हूँ कि वो क्लेम करता था कि फ़िज़ाइया का टाइटैनिक है, जब उनका वो गरूर टूटा उसके बाद तो फिर मोदी ने ज़रा अपना नैरेटिव बचाने के लिए बाकी काम किए हैं, चाहे वो ड्रोन्स भेजने हों, चाहे वो खिलौना बम हों, या बाकी चीज़ें हों, या इक्का दुक्का जो उन्होंने मिसाइल फायर किया। एक्चुअल तो जब वो राफेल का जो उनका वो था वो यानी उन्हें धचका पहुंचा, और उसके बाद ज़ाहिर है कांग्रेस ने राज्यसभा में करारदाद पेश की कि 2020 से 22 का जो एग्रीमेंट भी पब्लिक किया जाए। तो उसके बाद भारत की तो ख्वाहिश थी, और भारत जो है पूरी दुनिया में जो भी उसके कॉन्टेक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहा था कि पाकिस्तान पर आप दबाव डालें और बस इसी सूरत हाल पर यहीं पर ही सीज़ फायर हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी मेहरबान दोस्त हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो चाइना है, और अमेरिका से हमारे ज़ाहिर एक बराबरी के ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर रहे हम उसके, और अब भी हैं वार अगेंस्ट टेररिज्म में। तो हमने वाज़ेह कहा कि पाकिस्तान की चूँकि सालमियत और जारियत पे हमला किया गया है, और अगर हम इसको यहाँ रोक देंगे तो ये फिर 2-3 महीने बाद भारत इसकी कॉमन प्रैक्टिस बना लेगा। तो हमने दुनिया को वाज़ेह कहा कि हम अगर बातचीत करेंगे भी तो ये जहन में रखें कि जो भारत ने दखलंदाजी की है, जारियत की है, बदमाशी की है, दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान जो है वो कनाडा नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर आपका डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ज़रिए आप एक मुल्क के अंदर एक बंदे को जो है वो कत्ल कर दें और फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करके उसको वापस यहाँ ले आएँ। तो वो दुनिया को समझ आ गई थी ये बात, और वही चीज़ भारत को भी कन्वे हो गई थी कि जी पाकिस्तान अपना बदला ज़रूर लेगा। और जब फिर ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया, उसको सियासी लीडरशिप की सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म साहब की नहीं, पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सब ने खुलकर सपोर्ट किया। और वो जो हमने जो सारा एपिसोड अभी मेरे कॉलीग भाई ने बयान किया सारा, उस एपिसोड के बाद फिर दोबारा पाकिस्तान से राब्ते की कोशिश की गई। टर्की ने कहा, सऊदी अरब ने कहा, तो फिर पाकिस्तान ने भी रजामंदी जाहिर कर दी कि ठीक है, हमने जो अपना बदला चुकाना था वो चुका लिया। अब उसके बाद जो बातचीत होनी है, अब वो दोनों स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं। भारत की स्टेटस को मेंटेन करने की ख्वाहिश तब से है जब से राफेल गिरे हैं। उसके बाद तो कोशिशें कर रहे हैं, गिनर भपियां कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल किया हुआ सारा मोदी ने कि ताकि मीडिया पे मैं चलाता रहूं, मेरा नैरेटिव ना फ्लॉप हो। बेसिकली तो वो नैरेटिव बेच रहा था राफेल की सूरत में, पाकिस्तान पर हमले की सूरत में, वो उसका फ्लॉप हो गया। तो ये सारी एपिसोड वो कर रहा था। अब ज़ाहिर सूरत हाल जब देखी
तो मोदी को जो भारत का भी मीडिया कर रहा है, इसको बाकी इंटरनेशनल जरीदों ने भी रिपोर्ट किया है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने, तीनों भारत की अफवाज के सरबराह ने, सेक्रेटरी डिफेंस ने, अजीत डोल पुराना रॉ का सर्विंग अफसर था, अब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बता दिया कि जी अब हमें लेटना पड़ेगा, पीछे होना पड़ेगा। अगला स्टेप जो है वो इंतहाई स्टेप होगा। उन्होंने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की मीटिंग बुला ली है। तो उसके बाद फिर मोदी को समझ आई कि चाय का खोखा नहीं है मुल्क, मैं वजीर आजम तो बन गया हूं, अगर ये काम करूंगा तो फिर मैं दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी अपने आप को क्लेम कर रहा हूं, मैं इससे भी हाथ धो बैठूंगा। फिर भारत में प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था, वहां पर बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट हैं, अंबानी उनके अपने खुद इकोनॉमी को खुद इतना बड़ा बोल के उनके अपने स्टेक्स भी हैं। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट आपकी तरफ आता हूँ, गोया कि एक तो जो मुसल्लह अफवाज का प्रोफेशनलिज्म है उसके वाले से, और फिर ओवरऑल जो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से लेके अब तक इस सारे इशू की हैंडलिंग की है, उसके वाले से आप क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे आपकी इस बात से वो खान साहब की एक बात याद आ गई, ये मुल्क भी हमारा, ये आर्मी भी हमारी। और आपने देखा इस दौरान में इवन जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई की सोशल मीडिया है, उन्होंने अपना सारा रुख भारत की तरफ किया हुआ था। दे वर ऑल डूइंग दैट थिंग। लेकिन देखिए बात ही हो जाती है, जो असल वाक़या हुआ, अभी कुछ फैक्ट्स थी, 3 चीज़ें हुई हैं। इंडिया ने फ्रांस को रुस्वा कर दिया, इंडिया ने इजराइल को रुस्वा कर दिया, इंडिया ने रशिया को रुस्वा कर दिया। वो क्या है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही। बाज़ दफ़ा हमें जो वो बात होती है ना कि वो एक माइंडसेट जो हम कहते हैं गुलामी वाला माइंडसेट, वो नहीं होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। दुरुस्त। हम लोगों ने जिस तरीके से किया, जैसे अभी हम लोगों ने बात की 3 जगहों पे किया है। हम लोगों ने साइबर वॉरफेयर किया है, जो हमारे साइबर वॉरियर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है। उन्होंने 5-6 जगहों पे बीजेपी के वेबसाइट पे उन्होंने उनके पूरा ग्रिड सिस्टम बंद कर दिया, 70% इंडिया को अंधेरे में डाल दिया। फिर उसके बाद हमारी जो एयर डिफेंस थी उन्होंने जो कमाल किया है, मतलब आप, अच्छा एक और बहुत बड़ी चीज़ है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, पहली बार पाकिस्तान ने बगैर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया है। इंटरेस्टिंग। F-16 नहीं इस्तेमाल हुए, बिल्कुल ऐसे चाइनीज फाइटर्स जेट इस्तेमाल किए हैं। हमने J-17 थंडर और उसके साथ जो 20 और 22 के दरमियान में जो हम लोगों ने J-10C लिए थे, उनके साथ मिलके हम लोगों ने उनको बिल्कुल तबाह कर दिया था। पाकिस्तान चाइना की मिलीभगत से जो लो कॉस्ट हाई टेक्नोलॉजी वेपनरी हमने इस्तेमाल की है, चाहे उसमें PL-15 क्यों ना है, कुछ चीज क्यों ना हो। सो वो जो एक मिथ थी ना, वेस्टर्न सुपीरियोरिटी ऑफ वॉरफेयर मशीन्स, हमने उसको बता दिया। और ये याद रखें, हमने एक और चीज समझा दी दुनिया को कि अगर आप, जब तक आपके पास माइकल शूमाकर ना हो ना, तो फिर गड्डी में बिठाने का कोई काम नहीं। इंडिया ने एक और काम किया, पिछली बार उन्होंने भेजा था एक मर्द को, इस दफा उन्होंने मर्दों पे यकीन किया, औरत को भेज दिया लगा के औरतों। मेरे ख्याल में अगली बार उनको ट्रांसजेंडर्स को भेजना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं कि जिसमें, और खास तौर पे जो मैं दोबारा बताऊंगा कि पाकिस्तान ने पहली बार F-16 को इस्तेमाल नहीं किया। सही, उन्होंने सिर्फ चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ ये सब कुछ किया। तो इट्स अ बिग चेंज, फंडामेंटल, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा ये याद रखे, मैं थोड़ा सा इसको ये जो सीज फायर है ना, उसमें मैं हल्का सा कमेंट कर देता हूँ। ये सीज फायर बिल्कुल ऐसे हुए जब चौधरी का मुर्गा हार रहा हो ना, तो चौधरी लड़ाई रुकवा दे। ओहो, अब ये चौधरी से मुराद आपकी अमेरिका, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की। मैं सिर्फ इनकी बात रोकना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं इनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। अभी CNN पे खबर आई है, मैं इसलिए इनकी बात को एंडोर्स कर जा रहा हूँ। निक रॉबर्टसन है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, इन दोनों कवर कर रहे हैं। उसने एंडोर्स किया है कि आज दिन में जैसे ही पाकिस्तान के मिसाइल दागे तो दिल्ली ने राब्ता किया अमेरिका से कि हमारी जान बचाएं। यहाँ पे मैं पाकिस्तान की जो इस वक्त आर्म फोर्सेस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कंसीड करके कह दिया आर्म फोर्सेस जो डिसीजन ले, और बहुत अच्छा किया, ठीक है, कुछ और होता तो शायद ये ना होता।
वो ये है कि 1947-48 में जब नेहरू चला गया था यूएन नेशन में, और उसने मेरे ख्याल में आर्टिकल 75 ऑफ द चार्टर के लिहाज से उन्होंने कहा था कि ये पठान आ गए और ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, वो जो कबायली उन्होंने कहा था सीज फायर करा दे थे, इन्होंने हार मानी है, ये हार गए हैं, ये चले गए हैं एम्पायर के पास, उन्होंने कहा खुदा के लिए ये बंद कराओ, हम हार रहे हैं। इधर पाकिस्तान को जो सीज फायर है ना, इसके ऊपर कंडीशंस रखनी चाहिए कि हम सीज फायर तब करके, ये याद रखें इस वक्त वो साइकोलॉजिकली डाउन है, उनकी एयरफोर्स ऊपर उठ नहीं सकती, सो आप यहां से डिक्टेट करवाएं। इंटरेस्टिंग जुमला है, बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट दिया है। इस पॉइंट को हम आगे जाके थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और हुकूमती मौक़िफ़ इस पे लेते हैं। छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले उज़फ़र साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुकता उठाया है कि इस वक्त लगता ही है कि अमेरिका ने तो रेस्क्यू किया और माजी की तारीख गवाह है कि जब कहीं चौधरी का मुर्गा हारने लगता है तो फिर आ जाते हैं और मैच बंद करा देते हैं। तो आपको भी लग रहा है ऐसे? और अगर कल को डायलॉग अब शुरू होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की डिमांड लिस्ट क्या होनी चाहिए, किन टर्म्स के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ? जी बहुत शुक्रिया। मैं मेमन साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो आई वाज स्क्रॉलिंग एक्स, तो उस पर जो है CNN ने इस बात को एंडोर्स किया, इनका ज़रा एनालिसिस था ये, और उसको CNN ने ऑफिशियली एंडोर्स कर दिया कि आज दिल्ली ने न्यूयॉर्क से रब्ता किया, वाशिंगटन से, और उन्होंने कहा कि हमें बचाएं। तो एक बात तो ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी अफवाज ने, फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से मोदी का गरूर और तकब्बुर खाक में मिलाया है, और जो उनकी एयर डोमिनेंस की वो एक मिथ थी, एक नैरेटिव था, उसको पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने तहस नहस कर दिया। अब अल्लाह के फजल करम से हम ख़ित्ते में अमन के हवाले से हमेशा हमने बात की है। अब पाकिस्तान के बिरादर ममालिक जिनके साथ ज़रा पाकिस्तान एक लंबा चला आ रहा है, सऊदी अरब, चाइना, टर्की, अमरीका, इन सब ने कहा तो, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पे इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि एक तो DGMO की गुफ्तगू का आगाज़ 12 से होगा, और उसके बाद जो भी तीसरा सालिस मुल्क तय होता है, 4 चीज़ें इस पर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। पहला तो है कि इंडस वाटर के हवाले से जो कि सिंतास मुआहदा उन्होंने ख़त्म किया, उस मुआहदे को फिल फॉर बहाल नहीं हम कहेंगे, हम ये समझते हैं कि उनने अपना जो गैर कानूनी इक़दाम है वो वापस लेंगे अपना, क्योंकि हम तो उसमें बहाल ही है वो। सही। दूसरा, उन्होंने हमारी आबी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इस हवाले से हम चाहते हैं कि एक आपस में एक तय हो जाए मुस्तक़बिल के लिए कि हालात जो भी हों, एक दूसरे की आबी तनसीबात को इस तरीके से हिट नहीं किया जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर के हवाले से जो कि एक फ़ैसला इम्पोज किया मोदी ने, जो BJP के अपने मंशूर का हिस्सा था, वही उसने इम्प्लीमेंट करवाया 2019 में, तो वो जो है वापस होना चाहिए, ताकि क्योंकि तब से ही हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं और कशीदा होते जा रहे हैं। अगर चाहते हैं दायमी अमन हो तो फैसला ज़ाहिर है भारत को, और जो फैसला साज हैं हमारे, जो आपस में मुज़ाकरात कराएंगे, जो भी ममालिक सालसी का रोल प्ले करेंगे, वो होना चाहिए। देखिए ये 3-4 चीज़ें हैं, इन पर जब तक आप बात नहीं करते तब तक मैं समझता हूँ कि ना कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। और अभी टेम्परेरी सीज़ फायर तो हो सकता है, टेम्परेरी हम किसी जगह बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये बदमाशी नरेंद्र मोदी को ख़त्म करना पड़ेगी। और चौथी अहम चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि भारत स्टेट ओन दहशतगर्दी कर रहा है पाकिस्तान में। उसको आप ये देखें कि कनाडा में तो कनाडन गवर्नमेंट ने तो लिख कर दे दिया कि भाई तुम्हारा डिप्लोमेट फलां बंदे को सपोर्ट कर लेकर आया था, उसके वर्बल नोट पर उसका वीजा लगा था, उसने आकर यहाँ सिख को कत्ल किया, तो तुम्हारा डिप्लोमेट ने कत्ल करवाया है वो। तो वो काम भारत जो है बलूचिस्तान में कर रहा है। कलभूषण का हमने एक एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसका रेफरेंस मौजूद है, जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ। ये 4 चीजें हैं। अगर भारत हम पे जो भी ये नहीं, उसमें भी मुतालबात आएंगे सामने, लेकिन जायज मुतालबात हो, ज़रा सालिस ने फैसला करने की 4 चीजें तो ये हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये वो बातें, इन 4 बातों को तो कोई अंडू कर ही नहीं सकता। जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से परमिशन के बाद ये तय कर दिया था कि भारत ने जो किया है 2 से ज़रब दे के लौटाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हमने उनके 25 मकामात पे हमला किया, उन्होंने 2 पे किया था, हमने 12 से ज़रब दे के लौटा दिया। तो ये भी बातें चारों तय हैं कि अगर ये चारों चीजें नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि इस तरह की सूरत हाल फिर पैदा हो सकती है और पाकिस्तान अपने हक के लिए लड़ेगा। मकबूजा कश्मीर के लिए पाकिस्तान की जो जिद्दोजहद है, यूएन के चार्टर के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उसने उसको अपना हिस्सा बना दिया। तीन में आप आता हूँ, क्या आप खित्ते में जो पावर डायनामिक्स हैं वो भी उसमें भी बदलाव में आएगा? कोई जो मिथ था कि शायद इस खित्ते की सुपर पावर
भारत है और उसके मुकाबले में कोई खड़े नहीं हो सकता। फिर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक सुप्रीमेसी कायम थी वेस्टर्न वेपनरी की, अब वो भी लगता है कि ख़त्म हो गई। बिल्कुल वो ख़त्म हो गई बिल्कुल। और उससे कबल में हुज़ैफ़ा साहब ने जो कहा, ये जो हमें हिंदुस्तान से जो बातचीत करनी है उसके ऊपर मैं कहूँगा हमें उनसे ये तमाम कंसेशंस लेनी होगी। जो फिर ये बात अभी तक 22 अप्रैल पहलगाम तक नहीं रुकेगी, जब उन्होंने जो डिसीजन यूनिलैटरल लिए 2019 तक भी जाना पड़ेगा कि जो 2019 में 5 अगस्त के डिसीजंस हैं ये फिर सिर्फ महज एक पहलगाम के ऊपर टॉक नहीं होगी, फिर तमाम तर चीज़ों के ऊपर नज़रसानी होगी और नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर होगा। अब आपके इस नुक्ते के ऊपर जब तक हिंदुस्तान ये कंसेशंस नहीं देगा बातचीत आगे बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल उसमें ब्लॉकेड। अब जो सुपीरियरिटी की बात आप कर रहे थे वो बिल्कुल मेरे इन 2 कोलीग्स ने भी इसी तरह बात की, वो बिल्कुल एक इसी तरह का पूरा एक तस्वर बन चुका था एक कि जी हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका की सपोर्ट थी और राफेल्स थे, रशियन डिफेंस सिस्टम और जो ड्रोन्स इजरायली मेड। तो ये जो कार्रवाई सिर्फ आज और इससे पहले जब हिंदुस्तान ने कार्रवाई की और हमारे उस वक्त जो JF थंडर ने जो जिस तरीके से हिंदुस्तान के 5 मेगे-3 फाइटर जेट्स को ढेर किया, उसके बाद आज की जो कार्रवाई हुई, इससे अब हिंदुस्तान दोबारा उठ नहीं सकेगा। और हमारे जो फाइटर जेट्स हैं जो चाइना वाले, जिस पे डॉक्टर साहब ने भी ये बात करी, वो अब बाकायदा एक बैटल में सर्टिफाइड हो गए और वेस्टर्न वेपन को हमने ईस्टर्न वेपन के साथ ढेर कर दिया। ना सिर्फ ढेर हुआ, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे। आगे आने वाले दिन जो हैं और महीने जो हैं वो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएंगे। और मोदी ने तो बर्बाद किया, राफेल की कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए। थोड़ा सा ऐड कर दें, JF-17 गो के ज़ाहिर है मेहरबानी है चाइना की, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसकी फैक्ट्री जो हम पाकिस्तान में लेकर आए, अब वो पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं, कामरा में हो रहा है, कामरा में तैयार हो रहा है। आपके अपने जेट्स हुए अभी पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग बाय पाकिस्तान जो है वो मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर गया। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तानी तैयार है। अंदाज में ये जिस तरीके से मोदी साहब ये कह रहे थे कि जी मैं फतेह हासिल कर लूंगा, हर इलेक्शन कैंपेन में एंटी पाकिस्तान कार्ड, हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या हो पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी बहुत हो गया आपका ये रूल, और इंशाल्लाह देयर विल बी एन एंड टू मोदीज रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फियास्को डिजास्टर एंड मैसिव डिफीट। इंटरनली भी यकीनी तौर पर मुश्किलात पैदा होगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्टर साहब, इनफैक्ट मैं आपकी तरफ आऊँगा, इससे पहले अगर साहब को कनेक्ट हो जाए, ये जो हम लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट की कहानी है, क्योंकि अब बैलेंसिंग एक्ट पे जो हमें हेल्प आउट किया है वो तो ईस्ट ने किया है। हमारे दोस्त चीन अगर ना होता तो शायद हम इस बात पे भारत को मजबूर ना कर पाते और ना इतनी तेज़ी से सफारतकारी होती। तो कोई अब हमारे लिए भी कोई टेक अवे है कि अब हम अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर एक बदलाव लेके आए, थोड़ा सा हम लोग ईस्ट की कहानी करें? देखिए इस तरह है, मैं नॉट एज अ PTI सेनेटर, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि कहाँ मुझे मेरा दिल फ़ख्र से फूला नहीं समा रहा, कहाँ मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें ना, एक ये सारी चीज़ का एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ है। इन सब चीज़ों के शेयर्स गिर गए हैं और चाइनीज़ के हर चीज़ के शेयर्स बढ़ गए। तो अब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इन तीनों को कहता हूँ कि आप अपने ये सारे सिस्टम्स पाकिस्तान को दो एज अ शो पीस, कि हम आपको बताएं कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेटर में प्रॉब्लम है। जब आप किसी गलत जगह पे गधों को बिठा दो ना, तो इसका मतलब है वो चीज नहीं है, आप लाके दो, हम बताते हैं कि आपकी चीजें कितनी बेहतर है, लेकिन उसको छोड़ दो। दो जगह ऐसी हैं। एक अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट किया है कि आई थैंक डोनाल्ड ट्रंप साहब फॉर व्हाट। सवाल तो है भाई, क्यों हम बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स वाली सोच के साथ जाग जाएंगे। फिर उन्होंने कहा आई ऑल्सो थैंक द वाइस प्रेसिडेंट। केड़ा वाइस प्रेसिडेंट? वही जो इंडिया को शह दे रहा था। फॉर व्हाट? भाई अपने अंदर वो यकीन पैदा कर, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा, अपने अंदर यकीन तो पैदा करो कि जो कुछ किया हमने किया, उसके बाद बाकी देखेंगे कि क्या होते हैं। लेकिन हमें जो नुकसान पहुंचा, और मैं इधर आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट वन डिप्लोमेट, डॉक्टर फैसल। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मेरे ख्याल में स्काई न्यूज था या किस जगह पे दिया है,
वो बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर की बातों को कोट कर रही थी और डॉक्टर फैसल बार बार उसको स्नब करते हुए कह रहे थे यार वो तो हिस्ट्री हो गई। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड कि जब हमारे मिनिस्टर्स बगैर तैयारी के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी ग्रे मैटर के जाके बैठ जाते हैं और बयान देते हैं कि हम 40 साल से 30 साल से हम टेररिस्ट को तैयार कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड हाउ बिग अ प्रॉब्लम इज दैट? जी, उस पर क्रिटिसिज्म आया जरूर। क्रिटिसिज्म नहीं, देखिए इन तरह के लोगों को यूएन के अंदर बतौर एविडेंस पेश किया चाहिए। ये दे आर डिफेंस। अच्छा, ये वो डिफेंस मिनिस्टर जिसकी बात पे इवन डिफेंस ने उनसे कता ताल्लुक कर दिया है, जो उनके नीचे आता है डिपार्टमेंट, उसने कहा सॉरी ही इज नॉट आवर तर्जुमान। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें आगे मेरे लिहाज से ये जो होता है ना, मैं एग्री करता हूँ हुज़ैफा साहब से कि ये जो 3 बातें इन्होंने कही हैं कि भाई जो हमारे जैसे इन्होंने नीलम झेलम के ऊपर किया था, हमें उस पर कॉम्पनसेशन चाहिए। दे शुड बी फाइंड फॉर इट कि भाई तुमने इधर अटैक क्यों किया? दिस इज वॉर क्राइम, दिस इज अ वॉर क्राइम एंड यू शुड कॉम्पनसेट अस फॉर दैट। नंबर 2, आई एग्री कि ये हमें करना चाहिए कि आर्टिकल 370 जो आप लोगों ने रिवर्ट किया था उसको दोबारा बहाल करो। वो बात की उन्होंने। हमें यहाँ पे हमें नहीं करते हो तो हम आ रहे हैं। इस बात याद रखें, इस वक्त वो मेंटली दे आर डरे हुए हैं। उनके पायलट जहाज के अंदर बैठने से पहले डर रहे हैं। डोंट गिव देम अ चांस कि दोबारा खड़े हो। लेकिन ये 2 दफा मार खाई है 19 में, और अभी ये इनके लिए साइकोलॉजिकली इससे ओवरकम होना। अभी आपने उनके वो जनरल कौन साहब है, वो इन सब की इतनी बड़ी बड़ी मूछें अंदर बख्श साहब, उनकी आपने बातें सुनी है कि 2% का मुल्क है, ये भीख मांगता फिर रहा है, इनकी औकात क्या है? आज दिखा दिया ना हमने औकात अपनी उनको। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हम जो खैबर का किला था जी जी उसको सर किया था हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। सही। और जो किस्से हैं वो ये कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के बाहर बैठे होते थे, उनसे सूखी रोटी नहीं टूटी जाती थी। सही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये वो ज़ौक है जिसको आप कह रहे हो ना, 2% के लोग हैं हमारे अंदर जो जज्बा ईमानी है। देखिए, हम 3 चीजों पे बिलीव करते हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा है। हम खुद ही पे यकीन रखते हैं। हमारी सोच उस शाहीन की तरह है जो पलटता है, झपटता है, पलट कर झपटता है। ठीक है। और हम उस मर्द मोमिन की तरह हैं जिसको शमशीर की जरूरत नहीं है। मैं इस पे एक जुमला कहूंगा। 2 हफ्तों के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री की स्ट्रेटजी और जो हिकमत अमली रही, उससे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साउथ एशिया के सबसे पावरफुल कमांडर के तौर पे सामने। मैंने कोई रिस्पॉन्ड करने मेहमान साहब की बात को आप पहले ले लें, फिर मैं आगा साहब से लेके काबी की तरफ मैंने आने। नाज़रीन भाई, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमरीकी सोच में बदलाव, गोया के भारत को रेस्क्यू करने के लिए या वाकई इस खित्ते में मसाइल हल करने का आपका कोई इरादा बन गया है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी आवाम से एक वादा किया था कि मैं जंगें खत्म करूंगा। 2020 में भी कहा, 2016 में भी कहा, और ऑनवर्ड उनकी पॉलिसी ये रही है। लेकिन जहां सफारतकारी का ताल्लुक है, पाकिस्तान का कोलैटरल फेलियर है सफारतकारी में। हमारे मिनिस्टर्स की इनकॉम्पिटेंस है इस पूरे खेल में। यानी 2019 में भी हमारे साथ जो इनेक्ट किए जाने वाला वाकया था, उस पर सदर ट्रंप ने सालसी की जब बात की थी तो पूरा इंडिया का मीडिया और उनकी सफारतकारी कामयाब हुई और हम खामोश बैठे रहे, और उसके बाद हमने आलमी सतह पे एहतजाज रखा। ये हमारा वो सब्र है आप पाकिस्तानियों का। और मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट पाकिस्तानी मेरे जैसे हमारे सर झुके हुए थे इस बुनियाद पे कि उनकी सफारतकारी में जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हिंदुस्तान करते हैं और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये हमारा इशू नहीं है और हम इससे लाताल्लुक हैं, और यकीनन वो कामयाबी थी, हिंदुस्तान की कामयाब सफारतकारी थी। लेकिन यहाँ पे वो जज्बा और वो जो ईमान था वो आपका काम आया, और उसमें जो तामुल था, बुर्दबारी थी आपकी अफवाज पाकिस्तान की, उस पेशेंस से उन्होंने उनको वो अंदर आने दिया। अब यहाँ पे 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर यू देयर, आई फील। जी जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं सर, कंटिन्यू प्लीज। अब यहाँ पे जो है ये इस वक्त जो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और जो फजर के वक्त जो अटैक्स किए हैं,
ये हैट्स ऑफ टू दी पाकिस्तान एयरफोर्स, हैट्स ऑफ टू दी डिसीजन मेकर्स, हैट्स ऑफ टू दी जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने न सिर्फ इस मौके पे कौम का इत्मीनान रिस्टोर किया, और ये एक बहुत बड़ी बात है, वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट, और ये मुमकिन नहीं था। ये जो इस वक्त आप सोच रहे हैं कि इसमें थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, नहीं, थैंक यू टू द यूनिटी, थैंक यू टू द इंटीग्रेशन प्रोसेस जो हुआ इन 7 अप्रैल से लेकर इन 3 दिनों में, कि पूरी कौम ने जिस तरह से इसको सेलिब्रेट किया है, और जो उन्होंने अटैक किया था, ये नस्ल परस्तों की लड़ाई है, और मैंने इस पे ट्वीट भी किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को टैग करके कि हम एक प्रॉक्सी वॉर जो यूरोप से शिफ्ट करके दोबारा हम सब कॉन्टिनेंट में लेके जा रहे हैं, डज इट फिट टू योर एजेंडा बीइंग अ पीस टाइकन? और मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने घुटने टेके हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो ये दरखास्त करते। हम तो लड़ाई के लिए, मुझे तो पाकिस्तान तैयार नजर आया, पाकिस्तान की अफवाज तैयार नजर आई, पाकिस्तान के अवाम उस कुर्बानी के लिए तैयार नजर आए। टाइम है हमारे पास कि हमें अपने सफारतकारी के इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करना है। ग्रेट, बड़ा पॉइंट टेकन सर। मैं यही नुकता हुज़ैफा साहब, इनफैक्ट बड़ा एक अहम नुकता उन्होंने उठाया है कि सफारतकारी के एंड पे हमारा बड़ा शदीद वहाँ पे फेलियर है, उसको एक तो एड्रेस करें। दूसरा, ये जो यूनिटी की बात कर रहे थे, वहाँ से एक स्ट्रेंथ मिली है। आपके बगल में बैठी तहरीक इंसाफ, बड़ी जमात है इस वक्त पार्लिमान की, वहाँ से भी बड़ी पॉजिटिव वॉइसेस आई हैं। तो अगर हम इस बड़े इशू के ऊपर हो सकते हैं, तो छोटे मामलात के ऊपर एक यूनिटी, इत्तेफाक, एंगेजमेंट के जरिए चीज़ों को आके लेके चला जा सकता है। और लास्टली आपका मीडिया के हवाले से भी, एक तरफ हिंदुस्तान का मीडिया कि जिसने वॉस हिस्टेरिया वहाँ पे क्रिएट किया, पाकिस्तान का मीडिया, तो तीनों पे आपका ब्रीफली मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको। बहुत शुक्रिया जी। चूँकि महमद साहब कोलीग हैं, भाई हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बात की, तो अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो हमारा, चूँकि अब ज़ाहिर है आपके टॉक शोज़, चूँकि डॉन एक कैबिनेट मेंबर से जिम्मेदारी भी और डॉन एक मोतबर तरीन इदारा है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो 1-2 चैनल हिंदुस्तान में मॉनिटर किए जाते हैं, डॉन इज़ वन ऑफ देम। तो हम खुद देखते हैं, पढ़ते हैं सुबह सुबह डॉन अखबार को, सुबह नहीं होती उसके बगैर। तो इसलिए उन्होंने कोई बात ऐसी की। एक बात तो ये है कि मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता था, लेकिन चूँकि उन्होंने बात कर दी, चूँकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए हर टाइम तारीख लिखी जा रही होती है। 2019 अगस्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने असम्बली में आकर कहा, और भारत ने आप पर जो है जब दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो खान साहब ने आगे से जवाब दिया कि क्या मैं अटैक कर दूँ भारत पर? तो अल्लाह ताला नसीब वालों को देता है, तो अटैक पे शहबाज शरीफ नहीं किया। तो मकसद कहने का ये कि भी किया तो मकसद नहीं, जो अटैक की कौम तवक्को कर रही थी, जो पायलट गिराना या पायलट मारना, तो 5 मार दिए थे, लेकिन आपकी कौम की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, अफवाज से बहुत हाई थी कि आपने उसी तरह टारगेट करना है। दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेसी का अगर आप मतलब भी पढ़ें, तो कहीं उसका मतलब आता है सफारतकारी। अगर आप ठेठ उर्दू में जाएंगे तो उसका लफ्ज मकारी में आता है डिप्लोमेसी। अगर आप यानी बेसिकली रोमन के अंदर इसको मकारी तस्वुर किया जाता है। देखिए, आप अगर टीवी टॉक शो पे बात करेंगे, मकबूल बयानी की बात करेंगे, पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम क्या पसंद करेंगे, वो तो वही बात है जो महमद साहब कह रहे हैं, लाइकिंग भी ज्यादा उसी की होगी। लेकिन ज़ाहिर है आपने हेड ऑफ स्टेट्स के साथ चलना होता है। अमेरिका ज़ाहिर है एक नाकाबिल तरदीद है, चीन हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी है, उसकी भी ये ख्वाहिश होती है कि अमेरिका से ताल्लुकात ठीक रहें। तो ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वही बात कही कि जो कि तकाजा थी, और ज़ाहिर है हमने एक मुल्क के सदर ने अगर रोल प्ले किया तो उसको शुक्रिया अदा करना बनता है, और करना भी चाहिए। जो मीडिया की बात है, आखिरी लाइन में मैं सिर्फ कहूँगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने साबित किया है कि ये 25 साल का नहीं है, ये 50-55 साल का नजर आता है। भारत की मीडिया के मुकाबले में जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया और कौम और हुकूमत को जोड़े रखा, ब्रिज का रोल इस मीडिया ने प्ले किया, और इस जिम्मेदारी की तवक्को मैं मीडिया से नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। जी, मैं कहूँगा कि $30 अरब का नुकसान हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज जो पाकिस्तान की मिलिट्री ने और एयरफोर्स ने किया है, $30 अरब के तमाम तर जितने नुकसान आते हैं, उसकी मैशत को अलग से, स्टॉक मार्केट को अलग से, क्रेडिबिलिटी लॉस, मीडिया की और दुनिया में बेइज्जत अलग से हुआ है। लास्ट कमेंट सर, इस इत्तेफाक के तहत वो कंटिन्यू करें। एक बात याद रखें, जो इन्होंने बात की 2019 में इसकी, इसका पैरेलल ड्रॉ इस तरह होता है, उस वक्त जितना अटैक हुआ था उससे ज्यादा सख्त उसकी रिटालिएशन हुई थी, और कह कर हुई थी। यहाँ पे थोड़ी सी वो कहने में कमी थी, उस चीज अपनी जगह। बाकी जो रिटालिएशन हुई है, सलाम है उस बात से, ठीक है, वो अपनी जगह पे। लेकिन एक बात याद रखना, मैं ये जो पैसे गिन रहे ना, वो कहते हैं देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर प्राइसलेस, फॉर द रेस्ट इज मास्टर कार्ड। ठीक है, जो प्राइसलेस चीज हम कर गए हैं,
सही। हमने उनका जो कॉन्फिडेंस था ना वो शटर किया। सही। पैसे तो उनके पास 600 पता नहीं कितने 100 बिलियन डॉलर्स हैं, वो तो फिर 10 इस तरह के उठा के ले आएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो उनका शटर हुए ना, अगली बार वो जहाज में बैठने से पहले 10 दफा सोचेंगे। बल्कि हो सकता है कि वो उस जहाज के अंदर ऐसे सीट्स कर ले जो वॉशरूम के टाइम पे भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है ना, that is what Pakistanis have done and I think that is where we must salute them। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यकीनी तौर पे आज पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए खुशी का दिन है। हमने फतह हासिल की है, लेकिन इस फतह का जश्न मनाते हुए हमें उन शहीदों को नहीं भूलना चाहिए कि जो 7 और उसके बाद जितने भी भारतीय बर्बरियत के हमले हुए उसके अंदर उनकी शहादतें हुई। तो मासूम बच्चे, वो औरतें, वो बूढ़े, वो जवान के जो इस वतन पे निछावर हुए, आज के दिन हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।